साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2024 के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हो। इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पहला टेस्ट पेपर कराया गया है, उसी टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, भारत के जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। पर्यावरण इंजीनियर जीडी अग्रवाल को कहते हैं। पीपल फॉर एनिमल की स्थापना किसने की? वंदना शिवा ने नहीं की थी, बल्कि पीपल फॉर एनिमल संगठन की स्थापना मेनका गांधी के द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में सांसद भी हैं। ठीक है, इन्होंने वन्यजीव के संरक्षण के लिए अनेक काम किए हैं। और वहीं जो डी ऑप्शन है, भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं? तो सलीम अली को कहते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका जो है वो सही नहीं है। सलीम जो सलीम अली का पूरा नाम क्या है? सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। आगे चलते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किस वर्ष किया गया? तो अंतर सरकारी पैनल का गठन, जिस शॉर्ट में हम लोग IPCC कहते हैं, 1988 में 1988 में जो है यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और WMO के द्वारा किया गया था। निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसे? तो निर्धनता का सापेक्षिक मान ज्ञात करने के लिए जो है लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया? तो यह जो है 1956 की औद्योगिक नीति में 1956 की औद्योगिक नीति में रखा गया था। पहली औद्योगिक नीति कौन सी थी? 1948 की औद्योगिक नीति, ये पहली थी। और जो दूसरी औद्योगिक नीति थी, इसकी घोषणा 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। उद्योग को सार्वजनिक निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है आपका 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ISE। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आगे चलते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में आपके संस्था या संगठन या अधिनियम है और इस दूसरे में इसकी स्थापना वर्ष को हमें सुमेलित करना है। तो यहां पर आप देखें, कपार्ट कपार्ट तो कपार्ट की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना जो है आपकी, कपार्ट का जो पूरा नाम आप कह सकते हैं, इसे हिंदी में यदि कहेंगे तो जन सहयोग एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, या इंग्लिश में कहें तो द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिस शॉर्ट में कपार्ट कहते हैं। इसका गठन 1986 में हुआ। कब हुआ? 1986 में। तो दो से मिला दीजिए। FRBM 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 इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 2003 में। कब? 2003 में। वन से मिला दीजिए। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा को जो है फेरा की जगह जून 2000 में चुना गया था, 2000 में। तो 4 से मिला देंगे। एक्जिम बैंक की स्थापना कब होती है? जिसे हम लोग, इसका जो पूरा नाम है भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे शॉर्ट में हम लोग एक्जिम बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में होती है। कब होती है? 1982। 3 से मिला दीजिए तो 2143, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कपार्ट की स्थापना 1986 में, FRBM की स्थापना आपकी होती है 2003 में, फेमा की स्थापना होती है 2000 में, एक्जिम बैंक की 1982 में। आगे बढ़ते हैं। गोइपोरिया गोइपोरिया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो देखिए, गोइपोरिया समिति का संबंध जो है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से। ठीक है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 5 दिसंबर 1991 को, कब? 5 दिसंबर 1991 को प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चोलों की राजधानी उरैयूर प्रसिद्ध थी किस लिए? तो चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी, देखिए, पहले तो इसकी राजधानी थी उत्तरी मनलूर, बाद में उरैयूर तथा तंजाउर इसकी राजधानियां बनती हैं। उरैयूर कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कपास के व्यापार के लिए। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 84 नंबर। दो सूचियां दी गई, हड़प्पा स्थल और सामग्री। तो कौन सी सामग्री कहां, किस हड़प्पा स्थल से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से हाथी का कपाल खंड मिला। क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो से हाथी का कपाल खंड मिला है। 3 से मिला दीजिए। लोथल से। लोथल से क्या मिला है? लोथल से आपके फारस की
मुहर मिली, फारस की मुहर 4 से मिला देंगे। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से आपका अग्निकुंड मिला है, कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है तो 1 से मिला देंगे। बनवाली, बनवाली से क्या मिला है? हल की आकृति मिली है, बनवाली से हल की आकृति तो 2 से मिला देंगे। फिर से देख लीजिए, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? हाथी का कपालखंड मिला है। लोथल से आपका फारस की मुहर मिली है। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। बनवाली से हल की आकृति मिली है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 अर्थात बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस एक देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था? तो किसे? वरुण को, ठीक है, वरुण को माना जाता था। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में वरुण को इंद्र तथा अग्नि के बाद तीसरा प्रमुख देवता माना जाता था। वरुण जल या समुद्र का देवता देवता था, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था। वरुण को ऋतुष गोपा कहा जाता है, इसे असुर भी कहा गया है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना। एक तरफ अभिलेख है, दूसरी तरफ वो अभिलेख किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे? समुद्रगुप्त से, 1 से मिला दीजिए। बिलशट स्तंभ लेख का संबंध किससे है? इसका कुमारगुप्त से है, तो 3 से मिला दीजिए। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, बिलशट स्तंभ लेख कुमारगुप्त से। वहीं भीतरी स्तंभ लेख का संबंध जो है स्कंदगुप्त से, किससे है? स्कंदगुप्त से, तो 2 से मिलाइए। पूना ताम्रपत्र का संबंध जो है प्रभावती गुप्ता से है, प्रभावती गुप्ता, 4 से मिला दीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे? समुद्रगुप्त से। बिलशट स्तंभ लेख का कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख का ये आपका भीतरी स्तंभ लेख का स्कंदगुप्त से है। और पूना ताम्रपत्र का संबंध जो है प्रभावती गुप्ता से है। तो 1 3 2 4 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, महारत्न कंपनियां कितने रुपए तक का निवेश स्वविवेक से कर सकती हैं? महारत्न कंपनियां जो हैं ये स्वविवेक से आपकी 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश कर सकते हैं, 5,000 करोड़ तक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और चौथे पे आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि जो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है। अगला है, 2 सूचियां दी हैं, खनिज और शीर्ष उत्पादक देश। इन्हें हमें, इन दोनों सूचियों को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा? प्राकृतिक गैस का अमेरिका है या यूएसए कह सकते हैं, तो 4 से मिलाएंगे। लौह अयस्क का ऑस्ट्रेलिया है, 3 से मिला दीजिए। स्वर्ण का कौन सा है? स्वर्ण का आपका चीन है, स्वर्ण का चीन है, तो 2 से मिलाइए। हीरा का कौन सा है? हीरा का रूस है, 1 से हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, प्राकृतिक गैस का अमेरिका है, लौह अयस्क का आपका ऑस्ट्रेलिया है, स्वर्ण का आपका रूस है, स्वर्ण का चीन है, हीरे का रूस है। तो 4 3 2 1 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। देखिए, कथन कांड का आपका प्रश्न है, बताना है इनमें से सही कौन सा है। अभिकथन क्या दिया गया? मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है। मुद्रास्फीति की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित माप जो है वो थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप से अधिक व्यापक है। ये कथन सही है। कारण क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित माप में सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना है? तो ये कार्य किसका है? ये कार्य आपका WTO विश्व व्यापार संगठन का है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? तो यह अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में। 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित स्थान और उसका वो स्थान किससे संबंधित है, किस खनिज से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखें, आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित बीपा जो है बॉक्साइट संबंधित है, बीपा बॉक्साइट से, ठीक है। ब्रोकन हिल जस्ता
चांदी लेड से संबंधित है। वहीं पिलबरा जो है लौ एस से, परंतु ओलंपिक डेमखान जो है ये सोना से संबंधित नहीं है। ओलंपिक डेमखान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए कालगुरली तथा कुलगाड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे डी वाला जो है वो आपका सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। दो कथन यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, तो दोनों में से बताना है कौन सा या से सही है। पहला है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यह कथन सही है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा, मिजोरम की राजधानी आइजॉल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, यह कथन गलत है, क्योंकि मिजोरम की राजधानी आइजॉल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में, ये कर्क रेखा है तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ना कि दक्षिण में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन आपका, पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका क्या है, गलत है। पहला सही दूसरा गलत, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। करेवा, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो करेवा जो भू आकृति है ये आपका कश्मीरी हिमालय में, कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, कश्मीरी हिमालय में। देखिए, कश्मीरी हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक पाया जाता है, सिंधु से सतलज तक। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि। करेवा स्थलाकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेवा का शाब्दिक अर्थ उच्च पठारी भूमि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु नदी बहती है कहां से होकर। देखिए, सिंधु नदी जो है का इसका जो उद्गम स्रोत है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित है। तिब्बत में इसे सिंगी खवान कहते हैं, और यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर के बहती हुई बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काट करके 5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 97 नंबर क्वेश्चन। 2 सूचियां यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। शिलांग पठार, तो देखिए शिलांग पठार जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। क्या है, शिलांग पठार जो है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है, तो आप इसको 2 से मिला दीजिए। पश्चिमी घाट का ढाल, पश्चिमी घाट का जो आपका पूर्वी ढाल है इसे क्या कहते हैं, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन वाला क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन अर्थात वन से मिलाएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये ज्वारीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ज्वारीय वन 4 से मिला दीजिए। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाहरित उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन अर्थात 3 से मिला देंगे इसको, तो 2143 हो जाएगा आपका, तो ये आपका सी हो जाएगा। वहीं अगला है आपका धारणी विकास लक्ष्य पहली बार प्रस्तावित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो धारणी विकास लक्ष्य को पहली बार जो है Rio+20 सम्मेलन 2012 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, 2010 में जो Rio+20 सम्मेलन होता है इसमें इसको प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की थी किसने, ए.जी. टांसले ने। किसने, ए.जी. टांसले ने, ये सही है। 10% का नियम किसने दिया था, तो 10% का जो नियम है ये लिंडेमान ने दिया था। किसने, ओडम ने नहीं दिया था बल्कि लिंडेमान ने दिया था, तो यहाँ पे बी वाला गलत है। अनुक्रमण के बारे में जो सिद्धांत दिया था वो क्लीमेंट ने दिया था। किसने दिया था, क्लीमेंट ने दिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में अनुक्रमण को क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में जो है इकोलॉजिकल सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो देखिए, भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। एफ क्लीमेंट ने, किसने, एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में इसको प्रतिपादित किया था। बायोडायवर्सिटी, इस शब्द को डब्ल्यू.जी. रोजन ने प्रतिपादित किया था। किसने, बायोडायवर्सिटी को जो है डब्ल्यू.जी. रोजन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सही। पहला है, आयुष्यन प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, नहीं।
ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और इसी आयोजन के द्वारा रेड डेटा बुक जारी किया जाता है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है? तो सर्वाधिक भाग कहां से निकलता है मीथेन? तो ये आपका निकलता है आर्द्र भूमियों से। कहां से? आर्द्र भूमियों से निकलता है। इसे आपका जो मीथेन है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे मार्स गैस भी कहते हैं। आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन के उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन का सर्वाधिक 76% भाग जो है वो आर्द्र भूमि से उत्सर्जित होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? कौन सा एक मूल मात्रक नहीं इन चारों में? तो देखिए, एम्पियर, केल्विन, कैडेला। एम्पियर, केल्विन, कैडेला ये क्या है? ये आपके मूल मात्रक हैं। जबकि जूल जो है, जूल आपका मूल मात्रक नहीं है, यह व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, जूल जो है कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है और यह व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का है। केल्विन किसका है? ताप का है। और ज्योति तीव्रता का क्या है? कैडेला है। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में, गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। पहला, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह कथन आपका गलत है। ये आपका देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान, आकार और वस्तु के आकार, द्रव्यमान, रूप पर निर्भर नहीं करता। तो ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। जो सी है, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये कथन आपका सही है। तो यहां पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है? कौन सा कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है? देखिए, कृत्रिम सोना कॉपर प्लस एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? कॉपर प्लस एल्युमिनियम आपका कृत्रिम सोना होता है, जिसमें आपका कॉपर 90% होता है और एल्युमिनियम आपका 10% होता है। जबकि जो पहला आपका है कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक, निकेल ये जर्मन सिल्वर है। इसके अतिरिक्त कॉपर और कॉपर, आयरन और निकेल ये क्या है? ये मोनलमेंट है। क्या है? मोनलमेंट है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण का प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिया गया, बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए, अभिकथन क्या दिया गया? पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है। पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है, गलत है। ठीक है, यह कथन आपका पारा को लौह पात्र में, लोहे के पात्र में रखा जाता है, ना कि चांदी के पात्र में रखा जाता है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा जो कारण है, पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसीलिए इसको लोहे के पात्र में रखते हैं। जबकि चांदी के साथ अमलगम बना लेगा, इसलिए चांदी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, देखिए, तो यहां पर आपका अभिकथन गलत है, कारण सही है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। और कुछ चीज और याद रखिएगा, पारा चांदी जैसे सफेद धातु है, इसका मुख्य अयस्क सिनेबार होता है और यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा जो होता है अन्य धातुओं के साथ मिलकर के अमलगम बनाता है, परंतु लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन है, काली खांसी रोग का प्रसार प्राय किसके द्वारा होता है? काली खांसी रोग का प्रसार प्राय जो है ये आपका हवा के द्वारा, किसके द्वारा? एयर के द्वारा होता है। काली खांसी हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार प्राय हवा द्वारा होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका डीपीटी लगवाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु, पंचायतों के प्रशासनिक कार्य हेतु प्रशासनिक लेखा कार्य पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ जो है फरवरी 2006 से हुआ। आगे बढ़ते हैं, देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो देखिए, देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसान विकास पत्र की शुरुआत 1988 में हुई थी। 1988 में पहली बार हुई थी। दोबारा कब प्रारंभ किया गया? 2011 में। देखिए, 2011 में श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिश पर इसे बंद कर दिया गया, परंतु 2014 में इसे पुनः आरंभ किया गया।
यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, किसान विकास पत्र में निवेश की कोई उच्चतम सीमा नहीं होती है। तो पहली बार प्रारंभ हुआ था 1988 में, 2011 में बंद होता, फिर 2014 में पुनः प्रारंभ होता। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 2014। क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? क्विक सिल्वर देखिए, पारा को जो है क्विक सिल्वर के नाम जानते हैं, जिसमें सिल्वर की मात्रा 0% होती है। क्विक सिल्वर क्या होता है? ये पारा होता है, मरकरी। अगला है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका बागपत। ठीक है, कौन सा है? बागपत। न्यूनतम, जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है वो कहाँ है? बागपत। किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है? यदि 20 लाख से कम है तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन नहीं है? तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, क्या क्या है? युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखिए, मूल संविधान में आंतरिक अशांति भी आपातकाल के आधार के रूप में वर्णित है, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1978 में इसे सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो अब आंतरिक अशांति नहीं है, 3 आधार है, युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? कौन सा या से सही है? तो देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत निरहरता का मामला उठे तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा। देखिए, ये कथन आपका सही है। पहला, यदि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के आधार पर निरहरता बंदों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरहर होता है तो वह राज्य विधानमंडल किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निरहर नहीं होगा। ठीक है, उसका फैसला अंतिम होगा जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी। ये कथन आपका गलत है। दूसरा, देखिए, आपका जो अध्यक्ष होगा वो तो निर्णय लेगा, परंतु यह ऐसा नहीं कि समीक्षा नहीं, इसे कोर्ट में से इसका न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो पहला गलत सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति, भारतीय संविधान में कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उल्लिखित है। इस भाग के अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक क्या हो जाते हैं? लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें पुनः प्रस्तावित करना पड़ता है अनुच्छेद 107 के अनुसार। ठीक है, अब चाहे ये पेश किए गए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों, परंतु यदि राज्यसभा में लंबित है तब नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया समाप्त नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, पहले नरेगा था फिर इसे मनरेगा कर दिया गया। ये किया गया था वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ कब हुई थी? नरेगा 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुई थी और 2 अक्टूबर कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले से हुई थी। और उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। ठीक है, इस योजना में कम से कम 1/3 महिला लाभार्थियों को रखा जाता है। अगला है, सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसे 2019 में, वर्ष 2019 में जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसे वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था, 1952। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। तो देखिए, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। सी ऑप्शन। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया जो है ये आपका क्या कहलाती है, क्यूरिंग कहलाती है, क्यूरिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन, जिससे पंक्तियों में वांछित रंग, गंध तथा लचक आदि गुणों का विकास होता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यहाँ पे आपके पास दो कथन दिए गए हैं, दो कथन बताना सही कौन सा। भारत में शिशु लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष तक के आयु वाले जो लोग हैं या बच्चे में वर्ष 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है। ये कथन गलत सही है। देखिए, 2001 में यह अनुपात 927 था, जबकि ये जो है आपका 227 था, और 2011 में कितना होगा, 219 हो गया। ठीक है, घट करके 927 से 8 कम हुआ तो कितना हो गया, 200। एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए, 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था, ये था आपका 927, और 8 अंक घट करके 2011 में कितना हो गया, 919 हो गया। तो पहला कथन आपका गलत हो गया, नहीं, पहला कथन सही है। दूसरा, सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है। यह कथन सही है, जहां पे 979 है, 979 है। जबकि न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो है हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो के दोनों कथन सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR को घटाकर 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक। कब तक, 2025 तक। ठीक है, 2.1 तक लाना है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, संस्था या योजना और इनकी स्थापना का वर्ष। तो देखिए, नाफेड की स्थापना कब होती है, नाफेड की स्थापना 1958 में, 1958 में हुई थी। नाफेड की स्थापना 1958 में, तो 4 से मिला दीजिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, तो 2 से मिलाइए। लीड बैंक की योजना की कब प्रारंभ हुई, लीड बैंक की योजना 1969 में 1 से। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई, 1987 में। ठीक है, तो 1987 3। फिर से थोड़ा देख लीजिए, नाफेड की स्थापना 1958 में, 1958। फिर नाबार्ड की स्थापना 1982 में, लीड बैंक योजना 1969 में, और ट्राइफेड की स्थापना होती है 1987 में। तो 4213 अर्थात डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर, अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्या होता है। अधिप्राप्ति मूल्य जो होता है ये बराबर हो सकता है, अधिक हो सकता है, दोनों हो सकता है। बराबर भी हो सकता है परंतु कम नहीं होता है, बराबर हो सकता है और अधिक हो सकता है। देखिए, अधिप्राप्ति मूल्य सरकार वर्ष में रबी तथा खरीफ के समय निर्धारित करती है, और इसी मूल्य पर सरकार अनाज की खरीद करती है। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य की घोषणा फसल बोने के बाद की जाती है, वसूली मूल्य। जबकि जो वसूली मूल्य होता है, वसूली मूल्य न्यूनतम समर्थित मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, इसे ही वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य कहते हैं। तो ये क्या हो सकता है, या तो न्यूनतम समर्थित मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो सूचियां दी गई हैं, एक सूची में पंचवर्षीय योजना, और ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित रही है ये हमें सुमेलित करना है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो यहाँ पे आपको 2 से मिलाइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर थी, तो 1 से मिला दीजिए। पांचवी जो थी डीपी धर मॉडल पे, तो 4 से मिला दीजिए। और 8वीं जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे थी, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की। तो गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत जो है बहरीन के द्वारा की गई। किसके द्वारा, बहरीन के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ स्थानीय एवं विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं एवं लाभ प्रदान करना है। अगला है अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी।
वह किस देश की निवासी हैं? तो वह जो है आपकी कहाँ की निवासी? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी हैं। और इस मिशन को जो है 2024 में लॉन्च करने की योजना है। नहीं, अप्रैल 2023 में ये लॉन्च की गई बनी थी, जबकि ये जो मिशन है वो इसे वर्ष 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा लॉन्च करने की योजना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? रमन सुकुमार को। किसको? रमन सुकुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है। आईपीसीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। तो यहाँ पर रमन सुकुमार हैं, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बेननेस एकात्मता की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? स्टैचू ऑफ बेननेस मध्य प्रदेश में किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया। और किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अगला है, सितंबर 2023 में ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी द्वारा निर्मित इंद्रजाल का अनावरण किया गया। यह है क्या? जो इंद्रजाल है यह है क्या? तो ये जो है आपका AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। यह भारत का प्रथम AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। यह पूर्णतः भारत में निर्मित और विकसित है, इंद्रजाल। अगला है, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को महत्वपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट रेल जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। झारखंड सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट रेल, जिसका पूरा नाम है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, की शुरुआत खूंटी प्रखंड से की गई। अगला है, जुलाई 2023 में किस राज्य में स्थित मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बन गया है? मुखरा गांव। तो ये मुखरा गांव कहां पे है? ये आपका मुखरा गांव तेलंगाना में है। ठीक है। तो यह गांव तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है, आदिलाबाद। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है हिंडनबर्ग मामले की जांच करना है। क्या है? हिंडनबर्ग मामले की जांच करना है। ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हिंडनबर्ग मामले की जांच करना नहीं है, टीबी सोमनाथन समिति की नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना है। ठीक है। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीबी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य नेशनल पेंशन प्रणाली NPS की समीक्षा करना है। इस समिति में कुल 6 सदस्य होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक क्रेच नीति शिशु गृह योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो ये प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है। इस योजना से राज्य की कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। राज्य में 50 से ऊपर कर्मचारी वाले संस्थानों में क्रेच खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कहां पे? हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। अगला है 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर क्या है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहां से किया गया? सिकल सेल एनीमिया ये जो योजना है या मिशन है, इसका शुभारंभ आपका किया गया मध्य प्रदेश के शहडोल से किया गया। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। सिकल सेल एनीमिया रक्त से संबंधित विकार होता है। अगला है, अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? तो इसका कनाडा के विनिपेग में। ठीक है। देखिए, अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन कनाडा के विनिपेग में हुआ। इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों में कनाडा शीर्ष पर है। भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को जो है 126वां स्थान मिला। कौन सा है? 126वां स्थान मिला है, 126। ठीक है।
इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे शांत देशों में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, नंबर 1 पे। अगला है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेवर आयोजित किया गया? किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेवर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में, ठीक है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में किया गया। अगला अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इस अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? ये किया गया है आपका केरल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? केरल के द्वारा किया गया, केरल सरकार ने किया है। तो बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ऑक्स सुरक्षा गठबंधन में सम्मिलित नहीं है? ऑक्स सुरक्षा गठबंधन में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ऑक्स जो है AUKUS, ठीक है। तो AU से क्या हो गया? ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके ब्रिटेन हो गया, और इसके बाद यूएस अमेरिका हो गया। तो ये 3 देशों का त्रिपक्षीय सुरक्षा संगठन है। आकाश जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है। इसकी घोषणा 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आकुश या ऑकस में 3 ही देश हैं। कौन कौन सा? ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 2 कथन है। जुलाई 2023 में इस सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया के विल्नियस में किया गया। लिथुआनिया के विल्नियस में किया गया, ये कथन सही। दूसरा, फिनलैंड ने नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिनलैंड ने नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार सम्मेलन में हिस्सा लिया, ये कथन आपका सही है। 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। अगला है प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की। इस सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? भारत के किन 2 स्थानों को? लद्दाख और मयूरभंज को किया गया है। 1 और 3 को किया गया है, ठीक है। तो देखिए लद्दाख को रोमांच एवं खानपान श्रेणी में था। मयूरभंज, उड़ीसा का जो मयूरभंज है, इसे दुर्लभ बाघ एवं प्राचीन मंदिर श्रेणी के लिए स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। इस योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2023 को किया गया था। इस एकीकृत योजना के अंतर्गत अन्य योजनाओं तथा अन्य योजना तथा प्राथमिकता घरेलू योजना का विलय कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किस राज्य में स्थित धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो गुजरात में। ये कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले में धोर्डो गांव है। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में भारत एवं किस देश को जोड़ने हेतु झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण जो है ये भारत और नेपाल को जोड़ने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। यह पुल उत्तराखंड के भारत और नेपाल के बैतरणी को जोड़ता है। इसका निर्माण महाकाली नदी पर किया गया है, ठीक है। तो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर है? ये आपका महाकाली नदी पर है, ठीक। तो ये भारत के उत्तराखंड को नेपाल के बैतरणी से जोड़ेगा। आगे चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ पे हुआ? कतर के दोहा में। इस सम्मेलन भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है? तो ये किया गया है भूटान को, ठीक। किसको किया गया? भूटान को किया गया, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला है जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य किया गया? तो यह भारत और मिस्र के मध्य में साइक्लोन 1 नाम से आपका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ। कहां पर हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला है सितंबर 2023 में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? प्रमिला मलिक
तो ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। परिमला मलिक बीजू जनता दल बीजेपी की वरिष्ठ विधायक हैं। अगला है अक्टूबर 2023 में कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 दो लोगों कैटालिना कारिको और ड्रू विशमैन को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई। किसके लिए की गई है? तो mRNA कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने के लिए। अगला है जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है। तो किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। तो 150 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।